मैं तो हैंडल नहीं करता हूँ, जो हैंडल करते थे वो अभी यहाँ नहीं है, मिहिर चले गए हैं लेकिन और अर्चित वो चले गए हैं। तो कितना कितना टैंट्रम हमने दिया है उनको और कितनी तकलीफ़ें दी हैं उनको, वो मिहिर, करण और अर्चित ही बता पाएंगे। आप बताइए कि प्रोड्यूसर का काम होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो पहले प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो कुर्सी पे बैठता हूँ ये एक इलेक्ट्रिक चेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मेरा मानना है, जैसे उन्होंने कहा कि फ़िल्म मेकिंग सिर्फ शॉट लगाना, स्क्रिप्ट लिखना और स्टार्ट साउंड एक्शन कट नहीं होता है। आई थिंक बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं फिल्म के, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हर दिन होता है फिल्म सेट पर, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टार के ईगोज़ किस तरह मैनेज की जाए। तो ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रोड्यूसर ओवरसी करता है और फिर उसको फिल्म का सेल, मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें। तो ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले करना है रघु खन्ना का, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से। मैंने इतने सारे रिलेशनशिप्स मेरे प्रोड्यूसर के साथ अच्छे ही रहे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उन आई थिंक एक्सपीरियंसेस को इस शो में लेकर आना और फिर से जीना। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रेंड्स एज अ प्रोड्यूसर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और रघु एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल मास फिल्म प्रोड्यूसर है। एक तरह से मेरी फिल्मोग्राफी से ये थोड़ा मिलता जुलता भी है, क्योंकि मैं अपने 15-16 सालों तक मैंने सिर्फ मास फिल्में की हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑफ सीइंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और सिनेमा की दुनिया थ्रू दी आइज़ एंड थ्रू द स्टूडियो सिस्टम और प्रोड्यूसर की चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपके मेरे इतने सीन्स श्रेया के साथ नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये फिर से एक तरह से रियूनियन ही है, क्योंकि आवारापन बनी थी 2006 में। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से फिर से काम करने का मौका नहीं मिला, बट वो एक ऐसी फिल्म है जो इतनी यादगार है ऑडियंस के लिए। परफॉर्मेंसेस, जिस तरह फिल्म बनाई गई थी, म्यूज़िक, एंड या बेटर लेट देन नेवर। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शेयर द स्क्रीन विद हर, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड हैं जिन्होंने, जिस तरह इन्होंने भी अपना कैरेक्टर इस शो में प्ले किया है। शी इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शो। बहुत ही न्यूएंस्ड, अच्छी तरह से उन्होंने अपने इसमें काम किया है कैरेक्टर में, एंड या टू मैनी मोर। क्योंकि इतने सालों में जब से ऑब्वियसली OTT का एडवेंट रहा है, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑफर्स मैंने रिजेक्ट भी किए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे एक ऐसा शो करना है जो एक क्लटर ब्रेकर हो, जो कुछ नई बात वो शो कह रहा है, जिस तरह ये है, ऐसा कोई शो नहीं है मार्केट पे या किसी OTT चैनल पे जो इस दुनिया को दर्शाता है। और ये तो एक छोटा हिस्सा है जहाँ मैंने दिखाया है कि नेपोटिज्म है, क्योंकि ये सब लोग, यही एक चीज़ चल रही है ये 7 साल से हमारे इंडस्ट्री को लेकर। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको इस शो में दिखाई देंगी। एक तो हमारे लिए बहुत हम रिलेट कर सकते हैं इस दुनिया से, आप शायद रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का हमेशा एक अल्योर होता है ना। ये एक दो चीज़ हमारे देश में एक तरह से रिलीजन है, क्रिकेट और फिल्में, लेकिन इंडस्ट्री किस तरह चलती है, इसके तौर तरीके, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, इस शो में वो दर्शाता है। तो आई थिंक OTT में वही इंटरेस्ट। ये एक फंक्शन है कि अगर आप कामयाब हो एक चीज़ में, और पहले तो ये चीज़ शुरू होती है एक्चुअली दो तरफ से शुरू होती है। एक तो ऑडियंस आप एक चाहती है कि आप को उसमें, उस किरदार में, उस या तो कुछ आर्कीटाइप, उस कैरेक्टर के आर्कीटाइप में फिर से देखे। लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि अगर एक चीज़ उनको दिखता है कि उसमें मुनाफा है, पैसे बन गए हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, ये एक सेफ्टी नेट है, ऑडियंस इसको पसंद कर रही है और इसको दोबारा तिबारा बार बार करते रहो। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा catch-22 है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मेरे करियर में हाँ चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक हद तक फिर उसके बाद ऑडियंस को लगता है कि यार प्लीज़ यार थोड़ा सैचुरेशन हो गया है, इसके अलावा कुछ आप हमें दें। तो इसलिए मैंने भी एक तरह से मोल्ड करना बहुत शुरू कर दिया था। 2014-2015 में मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू कर दिए। लेकिन एक हमारी फितरत है कि हम चीज़ों को लेबल करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आई थिंक दिस इज जस्ट जनरली अ फंक्शन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, और फिर एक चीज़ किसी एक्टर या किसी से चिपक जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू सी SRK वाइडली सक्सेसफुल, बट आपके जो की विजुअल SRK का क्या है, और ये जो वो हाथ फैलाते हैं, तो ये एक वो है, अभी वो टाइप कास्टिंग नहीं कह सकते हैं, बट एक चीज़ बस चिपक गई है लोगों के जहन में। जी, तो चाहता हूँ कि गानों को और भी इम्पोर्टेंस दें। ये एक परसेप्शन होता है कि गाने सिर्फ
थिएट्रिकल बिजनेस या म्यूज़िक वीडियोस तक ही सीमित रहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अलग करें OTT स्पेस में, अगर ये शो बॉलीवुड से कनेक्टेड है और इसमें कुछ चंद गाने आ जाएं तो और भी एक तरह से वो एक एंगेजमेंट आ जाती है। तो मैंने आए दिन कुछ 7 दिन पहले ही अपने डायरेक्टर को कहा था कि एक अच्छा गाना ढूंढो जो अच्छा होना चाहिए, पहले ऐसे नहीं फोर्स फिट हो जाए हमारे शो में, जो बॉलीवुड के अराउंड हो और हम इसको शूट करके शो के पहले एयर करें। या एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हमारे शो में ही थोड़े 2 गाने हैं। एक तो राजीव का एक गाना है जहाँ पे उनका हुक स्टेप है, और मौनी का भी एक इंट्रोडक्शन गाना है, और बैकग्राउंड में भी कुछ गाने हैं। लेकिन एक दूसरा प्रॉब्ली प्रमोशनल ट्रैक हो जाए तो एक थोड़ी एल्बम भी बन जाती है। तो ये अभी डिस्कशन चालू है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी अभी डिसीजन लेने वाले हैं। तो आई होप कि एक उसमें एक वो एडिशनल चार्ट बस्टर ट्रैक हो बॉलीवुड के बारे में और एक अच्छा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का कॉम्बो। मैंने देखा है। As a producer. 5 out of 5. Oh. 5 out of 5. थैंक यू। तो मैं नहीं बनूंगा। मैंने एक बार कोशिश की है। मैं इसके क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। मैं हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर था नहीं, साइलेंट प्रोड्यूसर था। लेकिन मुझ में वो शायद कमर्शियल एक्यूमेन नहीं है, कॉमर्स का, बिजनेस का। तो मैं यहीं खुश हूँ एज एन एक्टर एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे इस इलेक्ट्रिक चेयर में नहीं बैठना है, प्रोड्यूसर के इलेक्ट्रिक चेयर में। थैंक यू।